सारा प्रणाम। मैं हूं उपेंद्र राय। हस्तक्षेप के स्पेशल एडिशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं केंद्रीय भारी उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के राज्य मंत्री और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी से, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा छोड़कर राजनीति में आए हैं। राजस्थान के बीकानेर से तीसरी बार सांसद अर्जुन मेघवाल जी 2014 में लोकसभा में बीजेपी के मुख्य सचेतक रहे। 2016 में उन्हें केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री का जिम्मा मिला और उसके बाद जल संसाधन, नदी विकास, गंगा कायाकल्प और संसदीय मामलों के मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री भी रहे। कानून से स्नातक मेघवाल जी किसान, सामाजिक कार्यकर्ता होने से लेकर गायन जैसी विधाओं में रुचि रखते हैं और साइकिल से संसद आने जाने के कारण देश भर में मशहूर हो रहे हैं। अर्जुन राम मेघवाल जी, आपका हस्तक्षेप में बहुत बहुत स्वागत है। आपका जो प्लेन लिविंग हाई थिंकिंग, सादा जीवन उच्च विचार, ये हम सभी मीडिया वाले इससे परिचित हैं, लेकिन कोरोना की महामारी में तमाम ऐसी चुनौतियों से आपका मंत्रालय भी जूझ रहा है। उससे जुड़े हम कुछ सवाल ले रहे हैं और पहले सवाल से शुरुआत करते हैं। लॉकडाउन के कारण वाहन उद्योग को भी बड़ा नुकसान हुआ है। आपने महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी, हीरो मोटर कॉर्प, अशोक लेलैंड, हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड और टोयोटा किर्लोस्कर मोटर प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधियों के साथ भी आपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर उनकी मुश्किलों को समझा। वाहन कंपनियों को संकट से उबारने के लिए भारत सरकार क्या कुछ नीतियां बना रही है और आप क्या नीतियां बनाने की दिशा में सुझाव दे रहे हैं? उपेंद्र राय साहब जी सर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद पहले मेरा दो परिचय कराने के लिए श्रोताओं को। जी जी। देखिए, हैवी इंडस्ट्री में ऑटोमोबाइल सेक्टर आता है। पॉलिसी प्लानिंग जी यहाँ से निर्धारित होती है। हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर के दो ऑर्गेनाइजेशन है, एक श्याम और एक एक्मा। इन दोनों ही प्रतिनिधियों से हम मिले थे और आपने जिनका जिक्र किया उनके सभी सीनियर लोग उस वेबिनार में सम्मिलित थे। उनकी एक डिमांड थी कि भी डिमांड जनरेट होनी चाहिए। उनको भी पता था कि BS4 से BS6 में आने से हमें थोड़ा बीच में रफ्तार हमारी कम हुई और ई व्हीकल को भी इंट्रोडक्शन करना था कार्बन एमिशन को कम करने के लिए, इससे भी उनकी रफ्तार कम हुई, ये पता था। और बीच में ये कोरोना वायरस का कालखंड आ गया, तो उनकी सबकी ये डिमांड थी कि हमारी डिमांड जनरेट होनी चाहिए जी। तो हमने जब उनसे सुझाव लिया कि जनरेट होने के कुछ तरीके बताओ, तो उन्होंने एक NBFC का विषय बताया कि NBFC के बाद लिक्विडिटी की कमी है। तो पहले कभी वो कैंप लगा करके ऑटोमोबाइल सेक्टर के लोगों को लोन देते थे, अब कभी लोन लेने जाते हैं तो अभी वो लोन देने में थोड़ी आनाकानी करते हैं और अपनी लिक्विडिटी की प्रॉब्लम बताते हैं या फाइनेंशियल स्ट्रेस बताते हैं। तो उसको दूर करने के लिए आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान में NBFC को सुदृढ़ करने के लिए, उसमें लिक्विडिटी उपलब्ध कराने के लिए काफी पैसा रखा है। और यही पैसा जब सर्कुलेट में आएगा तो डिमांड जनरेट होगी, तो डिमांड जनरेट होगी तो ऑटोमोबाइल सेक्टर अपना आप ठीक हो जाएगा। उपेंद्र जी, बिल्कुल सही कहा आपने। NBFC के लिए काफ़ी पैकेज दिया गया है और बैंकों को भी लिक्विडिटी दी गई है, और लिक्विडिटी दी गई है तो जाहिर सी बात है लोन देने में उन्हें अब कोई दिक्कत नहीं होगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए निवेश बढ़ाने और मेक इन इंडिया को और अधिक मजबूत बनाने की ज़रूरत है। इस दिशा में आपके मंत्रालय की ओर से क्या कुछ किया जा रहा है, क्या कदम उठाया जा रहा है? देखिए, वर्तमान में मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है और ये कोरोना वायरस का कालखंड है, हमारी 4 प्रायोरिटी है। मेक इन इंडिया को प्रमोट करना, इंपोर्ट का बिल कम करना, इंपोर्ट चाहे किसी भी क्षेत्र में हो रहा हो उसका बिल कम करना जी, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना और MSME सेक्टर को मजबूत करना। ये हमारे 4 पिलर हैं। इस पिलर के तहत हमारा मंत्रालय भी काम कर रहा है। और आपने देखा होगा, आपने खुद ने जिक्र किया MSME सेक्टर में, इसमें परिभाषा भी बदली। हमने टर्नओवर को भी समझ किया, सर्विस सेक्टर को भी MSME सेक्टर में। तो जो सर्विस सेक्टर के लोग थे, जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर में सर्विस सेक्टर के बहुत लोग हैं,
वो सब एमएसएमई सेक्टर का पार्ट बन गए। जब एमएसएमई सेक्टर का पार्ट बना तो अभी आपने देखा होगा कि आजकल बैंक पिछले 10 दिन से सबको फोन करके पूछ रहे हैं, भाई आपका इतना कर्जा ड्यू था, इसका 20% यू आर एलिजिबल फॉर लोन। अगर आप यस करते हो तो ऑनलाइन हम आपको सैंक्शन कर देंगे, और ऑनलाइन सैंक्शन हो रही है। करीब 15,000 करोड़ रुपए की सैंक्शन अभी एमएसएमई सेक्टर पे बैंकों ने की है, और करीब 7-8 हजार ऑन डिसबर्समेंट हो गया। ये 7-8-10 दिनों का बड़ा अचीवमेंट है। और बिल्कुल। इससे इकोनॉमी में, जैसे आपने कहा, लिक्विडिटी बढ़ेगी तो इकोनॉमी में जान आएगी, नेचुरली रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और ये कल कारखाने भी चलेंगे। जाहिर सी बात है कि जब सरकार आपके द्वार पहुंचती है तो मुश्किलों का आसान हल निकल ही जाता है, और ऐसे में जब बैंक लोन करके लोन पूछने लगे तो बात ही क्या है। अच्छी सूचना है। कोरोना वायरस के खतरे के बीच देश में वेंटिलेटर्स और मेडिकल इक्विपमेंट की कमी को पूरा करने के लिए देश के शीर्ष ऑटोमोबाइल निर्माताओं और ऑटो पार्ट्स कंपनियों ने भी आगे बढ़कर काम करना शुरू किया है। टाटा और महिंद्रा एंड महिंद्रा ने बड़ी पहल की है। उद्योगों की इस नई भूमिका के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस बारे में और कुछ आप हमें बताना चाहेंगे? देखिए, जब कोरोना वायरस की महामारी का पता चला देश में, तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है देश में उनको ठीक करने के लिए। कोई रोगी हो गया, कोई एसिम्प्टोमेटिक हो गया, तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, जी। तो पता चला कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। उसमें पीपी किट्स भी हो सकते हैं, वेंटिलेटर भी हो सकते हैं, आपके फेस कवर मास्क बोलते हैं वो भी हो सकते हैं, डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल भी हो सकते हैं। इनको दूर करने के लिए हमारे जितने भी पीएसयू है और ऑटोमोबाइल सेक्टर के जो लोग हैं वो सब बैठे थे, और बहुतों, जैसे आपने नाम लिया, महिंद्रा हो, टाटा हो, बहुत लोगों ने आगे आकर के मारुति हो सहयोग किया। हमारा जो पीयूसी है, भारत हेल्थ इलेक्ट्रिक लिमिटेड, इसने भी कहा, और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने भी कहा कि आप इस तरह का सहयोग हम चाहते हो। तो किसी ने कहा वेंटिलेटर हम बना के दे सकते हैं आपको, किसी ने कहा पीपी किट बना के दे सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि देश अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर पाया है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, उसमें हमारे पीएसयू, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, ऑटोमोबाइल सेक्टर के लोगों का बड़ा योगदान है। बिल्कुल। कोरोना संकट में वोकल फॉर लोकल का नारा बुलंद हो रहा है, लेकिन भारतीय कारोबारी और उत्पादक चीन के रास्ते उत्पादों से कैसे मुकाबला कर पाएंगे? जो चीन के उत्पाद हैं, वोकल फॉर लोकल होने का जो प्रधानमंत्री ने नारा दिया है, हमारे यहाँ चीज़ों की लागत ज़्यादा होती है और चीन के साथ एक सुविधा ये रहती है कि कम लागत में वो सामान सप्लाई करता है। तो उसका मुकाबला हम कैसे करेंगे? चूँकि हैवी इंडस्ट्री आपके पास है, जाहिर सी बात है आप तमाम प्रक्रियाओं को, मैन्युफैक्चरिंग को बहुत अच्छे से अब समझ गए होंगे जब से इस मंत्रालय का जिम्मा संभाल रहे होंगे। तो उस कॉस्ट को कम करके चीन को कैसे हम पछाड़ेंगे? क्योंकि चीन के इंपोर्ट पर हमारी बहुत सारी चीज़ें आज भी निर्भर हैं। उपेंद्र जी, आपने सही कहा कि चीन पे हम कई चीजों पे निर्भर करते हैं। मैं ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करूं तो भी, टेक्सटाइल की बात करूं तो भी, अभी प्रधानमंत्री जी ने एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाए, 7 ग्रुप बनाए जी। उसमें तो कोई ई गवर्नेंस को देखेगा, कोई ई एजुकेशन को देखेगा, कोई एक्सपोर्ट प्रमोशन को देखेगा, कोई इंपोर्ट बिल कम करने की चीजों को देखेगा। ऐसे ही हमारे जो अधिकारी हैं उनके एम्पावर्ड ग्रुप बने। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। एक चीज हमारे ध्यान में आई, जैसे आपने सही कहा कि लोकल फॉर वोकल होना है। मैं इसको ऐसे समझाने की कोशिश करता हूँ उपेंद्र जी। कुछ लोग हमारी आलोचना करते हैं कि इसमें क्या ग्लोबल बिल्कुल नहीं रहेगा। विषय ये नहीं है। जैसे आपने देसी घड़ी पहन रखी है तो उसकी आप चर्चा करते कुछ यार दोस्तों के साथ। प्रधानमंत्री जी ने कहा अगर देसी घड़ी पहन रखी है तो उसकी भी चर्चा करो 4 दोस्तों के साथ कि एचएमटी भी घड़ी होती है, समय पे टाइम देती है, खराब नहीं होती है, पानी भी पड़ जाता है तो ठीक हो जाती है। ये लोकल फॉर वोकल की बात प्रधानमंत्री जी ने 12 मई 2020 के बाद कही। चीन से तो सामान आता है। देखिए, हमने टेक्सटाइल में एक अनुभव किया। टेक्सटाइल सेक्टर के लोगों के पास उनका सब चीन से अंडर इनोवेशन सामान आता है, और हमारा जो वैल्यूएशन की प्रक्रिया है वो थोड़ी डिस्टर्ब होती है। एक्साइज के लोग मीटर पे इसको वैल्यूट करते हैं और कई कंट्री ने इसको किलो पे कर दिया।
जी। तो हमने देखा भाई ये बताओ कि चीन से ये धागा कपड़े से भी नहीं, कपड़ा धागे से भी सस्ता कैसे आ जाता है। तब पता चला कि हमारे यहाँ वैल्यूएशन की जो प्रक्रिया है वो ठीक नहीं है। अभी हमारी मीटर पे है, अगर हम इसको किलो पे कर दें तो ये चीजें ठीक हो जाएगी और अंडर इन्वेस्टिंग जो माल आना है चाइना से वो बंद हो जाएगा। तो फिर हमने गेट और WTO इनके सारे एग्रीमेंट पढ़े और हमने एक सुझाव दिया कि भाई जब बांग्लादेश कर सकता है किलो कि बाहर आए, बाहर टेक्सटाइल का कोई भी सामान आएगा तो उसका वैल्यूएशन किलो पे होगा, मीटर पे नहीं होगा, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो ये सुझाव जब आगे बढ़ा तो टेक्सटाइल सेक्टर के लोगों को लगा कि साहब इससे तो हमारा टेक्सटाइल से सेक्टर एकदम आगे आ जाएगा, क्योंकि अभी तो सस्ता माल चाइना से आता है, वो कई प्रक्रियात्मक ऐसी हमारी जो कमियां है उसको दूर करने का समय है कोरोना वायरस कालखंड के समय। तो ये जो समय है इसका हम ऐसे उपयोग कर रहे हैं और चाइना से जो सामान चाहे किसी सेक्टर में, चाहे ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, टेक्सटाइल सेक्टर हो, चाहे ट्रेडिंग के माध्यम से आते हो, उसको निश्चित रूप से हम प्रक्रिया में सुधार करके रोकेंगे और मेक इन इंडिया को प्रमोट करेंगे। बहुत बहुत बेहतर सर। कोरोना काल में लघु और मध्यम उद्योगों को आर्थिक संकट से उबारने के लिए सहायता पैकेज दिया गया है। आप और हम पहले सवालों में इसका जिक्र भी कर चुके हैं, लेकिन भारी उद्योगों को लॉकडाउन के दौरान कितना नुकसान उठाना पड़ा और इसकी भरपाई किस तरह से की जा रही है, कोई इस बारे में अनुमान? देखिए उपेंद्र जी, ये बात सही है कि भारी उद्योग हो या जो बड़े उद्योग हो, उनको जैसे कोई एक्सपोर्ट का ऑर्डर था तो समय पे सप्लाई होने पे नुकसान हुआ, लेकिन कोई हमारे भेल है जैसे या कोई और उद्योग है, खाली उसको ही नुकसान नहीं हुआ, इटली के उद्योग को भी नुकसान हुआ, जर्मनी के उद्योग को भी नुकसान हुआ, क्योंकि ये वैश्विक महामारी है। इसलिए अभी सभी जगह जितने भी लार्ज स्केल इंडस्ट्री है दूसरे देशों में भी सब जगह लॉकडाउन है, काम ठप है। जब हम उठेंगे तो तेजी से उठेंगे और भारत उसमें अगुवाई करेगा, ये मैं मानता हूं, क्योंकि हमने जो पैसा पंपिंग किया है सिस्टम के माध्यम से, जो आत्मनिर्भर भारत अभियान के माध्यम से 20 लाख करोड़ का जो पैसा पंपिंग किया है, जो स्ट्रेस वाले हैं, NPA हैं, उन सबको हमने कहा कि ये हमारी प्रक्रिया होगी, आपको भी पैसा मिलेगा। और कई चीजें हमने डेफर की है। RBI ने रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मोरेटोरियम पीरियड, EMI, इनमें सब में सहूलियत दी है, तो इसका लाभ बड़े उद्योगों को भी मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स के प्रोडक्ट्स दुनिया भर में सप्लाई होते हैं, काफ़ी बड़ा PSU है जिसको आप सीधे देख रहे हैं। कई देशों में यहाँ के बने ट्रांसफार्मर्स, कंप्रेसर्स, वाल्व, ऑयल फील्ड इक्विपमेंट्स की भारी मांग रहती है। लॉकडाउन में प्रोडक्शन और सप्लाई पर कितना असर पड़ा है? देखिए लॉकडाउन के दौरान भेल में उत्पादन तो बंद हुआ ही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो भारत में इन्वेस्टमेंट करने की सोचती है, लेकिन आते ही उसको लगता है मुझे लैंड कहां मिलेगी। तो जैसे हमारा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है, अब हम इसको हरिद्वार की बात करें, भोपाल की बात करें, विशाखापट्टनम, कहीं के भी उसके पास कुछ लैंड है जिसको हम कुछ कंपनियों में दे सकते हैं, या दूसरी कंपनियों के साथ हम MOU करके भी यहाँ का रॉ मटेरियल है उसको प्रोसेस करो। जैसे सोलर एनर्जी की मैं बात करूं, सोलर एनर्जी में हमारा भेल काफी आगे काम कर रहा है, लेकिन सोलर एनर्जी के बहुत से उपकरण चाइना से आते थे, तो वो अब हम इस समय बना सकते हैं और बना करके उसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ऐसे बहुत से अवसर आएंगे, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि माना कि ये आपदा है कोरोना वायरस, लेकिन इस आपदा को हम अवसर में बदलेंगे, तो निश्चित रूप से भेल उसमें अगुवाई करता हुआ मुझे दिख रहा। बिल्कुल, आपदा को अवसर में बदलेंगे। आगे बढ़ रहे हैं। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में करीब 12,000 कर्मचारी काम करते हैं। कोरोना संक्रमण से उनकी सुरक्षा के लिए क्या कुछ कदम आपने उठाए हैं? देखिए उपेंद्र जी, मेरे ख्याल में 30-35 हजार कर्मचारी अधिकारी हैं जी, क्योंकि हमारे यहाँ 17 करीब ये जोन है, अलग अलग सेक्शन है जी, और हर जगह इनके बड़े बड़े जो एस्टेब्लिशमेंट है, बिल्कुल इनको हमने ध्यान रखा है कि आप आते समय आप मास्क लगा करके आए, आप सैनिटाइज होकर के आए, नहीं तो सैनिटाइज हम आपको परिसर में आते ही करेंगे, और थोड़ी 2 गज की दूरी मेंटेन करके चले। अब जहां मशीनरी का पार्ट आता है,
जहाँ पे 2 गज की दूरी मेंटेन नहीं होती है, वहां हमने कहा अब इसको आप अल्टरनेट डे पे शुरू करो। तो बिल्कुल। ऐसे करके हमने उपाय किया। सतर्कता, इस समय देखिए एक पीरियड था कोरोना वायरस का, घर में रहिए सुरक्षित रहिए, और अब जो पीरियड है वो है सतर्क रहिए सुरक्षित रहिए। बहुत बढ़िया नारा दिया आपने कि ये आत्मविश्वास आया है कि सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए। बिल्कुल। मजदूरों की घर वापसी के बाद राज्यों में स्किल मैपिंग की जा रही है। आपने कहा है कि सभी मजदूरों को रोजगार मिलेगा और उनके साथ प्रोफेशनल्स की तरह व्यवहार होगा। इसके लिए सरकार किस तरह से रोड मैप तैयार कर रही है? उपेंद्र जी, इसमें 2 विषय आए थे। देखिए, कुछ ऐसे प्रोफेशनल हैं जी। जो यहाँ से डिग्री लेने के बाद हमेशा बाहर जाते हैं। उनकी मन से मानसिकता रहती है कि डिग्री तो यहाँ से लो और काम विदेश में करो, इंग्लैंड में करो, यूएस में करो, ऐसी मानसिकता रहती है जी। कुछ ऐसे विदेश में हमारे कुछ प्रोफेशनल इस बार फंस गए थे, जिनसे हम बात कर रहे थे। बोला हम इंडिया आना ही आना चाहते हैं। तो मैंने कहा एक बार आ जाओगे फिर वापस जाओगे क्या? नहीं, वापस बोला 1.5 साल तो जाने का मूड ही नहीं है। तो ये एक ग्रे एरिया हमें मिला कि जो प्रोफेशनल बाहर जाते थे पहले, वो 7.5 साल यहाँ रुकेंगे इंडिया में, नंबर 1। और कुछ प्रोफेशनल बाहर जो फंस गए थे और बीमारी का डर लगा उनको, वो वापस इंडिया आए। उनकी हमने मैपिंग की एयरपोर्ट पे जी। उनका हम यूज कर रहे हैं। जैसे हमारी गिफ्ट सिटी है अहमदाबाद में, वहां प्रोफेशनल का यूज करके भाई हम वर्ल्ड बैंक से कैसे फंड प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जो इजी लोन या बिना इंटरेस्ट का लोन इंडिया में किसी कंपनी को दे सकती है, ये सारे हम, और टेक्निकल जो असिस्टेंट जो दूसरे देशों को देते हैं, वो इंडिया के कंपनीज को कैसे दें, इंडिया के यंग एंटरप्रेन्योर को कैसे दें, स्टार्टअप वालों को कैसे दें, स्टार्टअप वालों को कैसे दें, ये सब हम ये इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। जैसे जो प्रोफेशनल का शब्द आपने यूज किया है, उस प्रोफेशनल का बहुत अच्छा उपयोग आने वाले दिनों में हम करने वाले हैं। केंद्र ने सभी वाहनों के लिए नए उत्सर्जन मानक BS6 को 1 अक्टूबर से लागू करने का फैसला किया है। BS6 वाहन अधिक महंगे होंगे। लागत बढ़ने की वजह से वाहन या इससे जुड़ी विनिर्माण इकाइयों पर इसका क्या असर पड़ेगा और इस क्षेत्र में नौकरियों पर भी संकट आ सकता है, इस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए उपेंद्र जी, ये पेरिस एग्रीमेंट का भी पार्ट था, स्टॉकहोम सम्मेलन के समय भी चल रहा था। हमें अल्टीमेटली BS4 से BS6 में जाना ही जाना था। बिल्कुल। क्योंकि कार्बन एमिशन हमें कम करना था। बिल्कुल। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने एक डेट दी हमें जी कि 1 अप्रैल 2020 से आपको BS6 ही लागू करना पड़ेगा। कोरोना वायरस का कालखंड आ गया तो ये डेट 1 अक्टूबर तक पहुंच गई। लेकिन हमारे जो कंपोनेंट बनाने वाले लोग हैं, ऑयल इंडस्ट्री वाले लोग हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर वाले लोग हैं, इनकी हमने वर्कशॉप करके इसमें जागरूकता फैलाई। जो ग्राहक थे उनको भी बताया कि मानक ये बहुत अच्छा है, इससे कार्बन एमिशन भी कम होगा और नेक्स्ट जनरेशन को हमें धुआं रहित वातावरण देना चाहिए। ये हमारी ड्यूटी भी बननी चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन ये थोड़ी चाहता है कि हमें धुएं वाला वातावरण दे। हम तो जीवन जी लिए, नेक्स्ट जनरेशन क्या धुएं वाला जीवन जिएंगे क्या? नहीं, इसलिए बिल्कुल। BS6 बहुत इंपॉर्टेंट था और उसके लिए हमारी इंडस्ट्री भी तैयार है। हमने लगातार इंडस्ट्री के जो प्रमोटर हैं और इंडस्ट्री के जो लोग हैं उनसे बात की है, तो वो कह रहे नहीं, वी आर रेडी। हम भी नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ करना चाहते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि इजीली ये शिफ्ट हो जाएगा और कोई महंगा नहीं होगा। उनको लगेगा ये ठीक टेक्नोलॉजी वाला हमारे को वाहन मिल रहा है, कार्बन एमिशन कम हो रहा है, नेक्स्ट जनरेशन को हम सुरक्षित कर रहे हैं, तो लोग उसको खरीदेंगे और यूज करेंगे। अगला सवाल ले रहे हैं। कई सार्वजनिक उपक्रम पहले से मुश्किल में हैं, उनको बेहतर करने को लेकर क्या प्लानिंग है? क्योंकि कोरोना काल में जाहिर सी बात है कि इंडिया ही नहीं, सबकी कमर टूट गई है। ऐसे में जो हैवी इंडस्ट्री है वो सबके जीवन में शामिल है, क्योंकि सबके जीवन में कहीं ना कहीं बस, ट्रक, ट्रेन, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। और जाहिर सी बात है कि कई सारे सार्वजनिक उपक्रम इस समय मुश्किल में है। सरकार प्राइवेट सेक्टर को लाभ देने के लिए तो 20 लाख करोड़ रुपए डाल रही है, उनको आइसोलेट कर रही है, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अपनी शिकायत करें तो किससे करें? जाहिर सी बात है वो सरकार का ही हिस्सा है, डे टू डे बेसिस पे वो आपके साथ ही जी रहे हैं, आपके साथ ही चल रहे हैं।
तो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को और मजबूत करने के लिए सरकार क्या कर रही है? देखिए उपेंद्र जी, ये पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज वाला हमारा डिपार्टमेंट है जी वो इस विषय को देखता है। हमारे 10 पैरामीटर होते हैं जी जैसे सपोज करो पेट्रोलियम सेक्टर का कोई सार्वजनिक उपक्रम है, एचपीसीएल ही है, आप ले लीजिए, आईओसीएल ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, गैस लिमिटेड गैल ले लीजिए। अब उसका हम 10 पैरामीटर से असेसमेंट करते हैं और उसको एमओयू होता है हमारे बीच में। वो इस बार हम थोड़ा हमने उसमें रिलैक्सेशन दिया है, कई जगह हमने डेफर किया है, ताकि हमारे जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज का जो इवोल्यूशन होता है किसी पब्लिक इंटरप्राइजेज का, उसके आधार पर उसको इजीली लोन मिल सके। नहीं तो अगर हम कह देंगे 10 में से आपको 4 ही नंबर मिले, तो जो लोन देने वाली एजेंसी कहेगी कि आपको तो 10 में से 4 ही नंबर मिले, आपको कैसे लोन दें। तो वो चीजें जो इवोल्यूशन करने वाला जो हमारा बेंचमार्क था, उसको हमने थोड़ा शिथिल भी किया है और थोड़ा रिलैक्सेशन दिया है, इसलिए लोन भी इजीली मिल जाएगा उनको और एक्सपोर्ट के ऑर्डर भी मिल जाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि गवर्नमेंट सभी दिशाओं में काम कर रही है। दिल्ली मुंबई ग्रीन हाईवे पर निकट भविष्य में ट्रकों को बिजली पर चलाने की तैयारी है। शुरुआत में हाईवे पर ट्रक के लिए अलग कॉरिडोर बनेंगे जिसमें बिजली के तार लगे होंगे। सड़क परिवहन मंत्रालय और भारी उद्योग मंत्रालय इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए पायलट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। ये प्रोजेक्ट कब तक पूरा हो सकेगा और ये टेक्नोलॉजी जो ट्रकों वाली है हम कहाँ से ले आ रहे हैं या हमारी अपनी इजाद की हुई टेक्नोलॉजी है? उपेंद्र राय साहब, ये ई व्हीकल वाला विषय जी ये हमारे मंत्रालय से जुड़ा हुआ विषय है। जी। पिछली बार हमने 10,000 करोड़ का बजट इसके लिए रखा था जी कि ई व्हीकल को हमें प्रमोट करना ही पड़ेगा। जी उसके बाद आपने देखा होगा कि 64 सिटीज के लिए 5,595 बसें हमने सैंक्शन की ई व्हीकल के नाम पे, प्रोजेक्ट के नाम पे। करीब 2,500 बसें जल्दी ही रोड पे आ जाएगी। उसमें बसों के साथ साथ कुछ जगह ट्रक वाला विषय भी जैसे आपने कहा आ रहा है, लेकिन उसमें हमें चार्जिंग स्टेशन चाहिए, क्योंकि जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो तब तक वो ट्रक चल नहीं पाएगा। तो हमने कुछ रास्ते उसके लिए तय किए हैं, जैसे दिल्ली से चंडीगढ़, उसको 100% हम चार्जिंग स्टेशन लगा देंगे 5-10 किलोमीटर के अंतर से। तो ट्रक चलेगा तो जब भी उसको लगेगा कि भाई मैं डिस्चार्ज हो गया या मुझे चार्ज करना इलेक्ट्रिक चार्जर, तो चार्जर होगा वो खड़ा रह करके कर सकता है। इसमें 2 चीजें हैं, भी चार्जर में समय लगता है, उसको कैसे कम करें। दूसरे देशों में जो समय कुछ कम हुआ है, इसके लिए अभी जो एग्जीबिशन लगी थी 6 महीने पहले, उसमें बहुत अच्छी इसमें वर्कशॉप होकर के ट्रक ऑपरेटर जो है उनके एसोसिएशन को भी हमने बुलाया, बसों वाले एसोसिएशन को भी बुलाया, जो गाड़ियां हैं, कार है, इनके एसोसिएशन को भी बुलाया, ऑटोमोबाइल सेक्टर के हमारे जो दुपहिया वाहन है उनके एसोसिएशन में उनके निर्माताओं को भी बुलाया और उनको समझाया और कभी कौन सा रूट आपको ठीक लगता है। तो हमने कुछ साउथ के रूट भी तय किए हैं जहाँ ज्यादा वाहन चलते हैं, कुछ हमने यहाँ नॉर्थ के रूट भी तय किए हैं और बहुत से ऐसे हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बेल भी एक हो सकता है और भी पीएसयू है, उनको हमने कहा आप चार्जिंग स्टेशन लगाइए, क्योंकि चार्जिंग स्टेशन लगाना बहुत जरूरी है। उसके बिना ये वाहन की जो आवाजाही है ये सुगम नहीं हो सकती, इसलिए हम चार्जिंग स्टेशन लगा रहे हैं कुछ रास्ते डेजिग्नेटेड करके और उसी पे ही पहले इलेक्ट्रिक वाहन चलेंगे। बिल्कुल। आप बहुत ही इंफॉर्मेटिव, बहुत ही जानकारियां अच्छे से हमारे दर्शकों को आप दे रहे हैं। बहुत अच्छी चर्चा चल रही है। आपके पास प्रशासन और राजनीति का लंबा अनुभव रहा है। इस आधार पर आपसे जानना चाहेंगे कि महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, तमिलनाडु समेत जो कुछ राज्यों के शहर हैं वो कोरोना संक्रमण के कारण तेजी से प्रभावित हो रहे हैं। क्या ये लापरवाही का मामला है या कुछ और? आप क्या कहना चाहेंगे, एक प्रशासनिक और एक इधर राजनीतिक, और जाहिर सी बात है केंद्र में भी आप मंत्री हैं, आपका अनुभव क्या कहता है कि इससे कैसे इनकाउंटर करना चाहिए, कैसे कंट्रोल करना चाहिए? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि कोरोना वायरस की महामारी ये वैश्विक महामारी है और इसमें केंद्र और राज्यों को मिलकर के लड़ना चाहिए और मिलकर के लड़ भी रहे हैं। लेकिन आपने सही कहा
कि एक दो जगह कुछ राज्यों ने इसमें भी राजनीति करना शुरू किया। राजनीति अपन बाद में कर लेंगे, अभी मानवता पे संकट आया हुआ है। इस संकट को दूर करने के लिए जो भी थोड़ा बहुत कमी रही है वो कोऑर्डिनेशन से दूर करना चाहिए, ताकि संकट से हम उभरे। उसके बाद किसकी कमी रही, कौन जिम्मेदार था, वो बाद में तय कर लेंगे। बिल्कुल जाहिर सी बात हमें है। कोरोना वायरस महामारी से मिल करके लड़ना चाहिए, यही संदेश मुझे राज्य सरकारों को कहना है। मेघवाल साहब, हम लोग अपने इंटरव्यू के आखिरी चरण में पहुंच गए हैं। आखिरी 3 सवाल बचे हैं, मैं आपसे ले रहा हूं। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर आप साइकिल से अपने मंत्रालय पहुंचे। पर्यावरण की रक्षा और सुरक्षा के लिए इस तरह के प्रतीकात्मक प्रयासों का असर बहुत ज़्यादा होता है। कोरोना संकट में लॉकडाउन के दौरान प्रकृति फिर से जीवंत हो उठी है। इसे लेकर देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? नदियों का पानी स्वच्छ हो गया है, हवा स्वच्छ हो गई है। जाहिर सी बात है कि दिल्ली की हवा स्वच्छ हो गई है, जो अपने आप में एक बड़ी खुश होने वाली बात है। उपेंद्र जी, मैं जब संसदीय कार्य राज्य मंत्री के नाते जब सांसदों से बात करता हूँ जी, तो एक दिन मैं हिमाचल के सांसदों से बात कर रहा था, तो वो बोले हमारे सामने वाला पहाड़ दिखने लग गया, पहले दिखता नहीं था। ऐसे उत्तराखंड के किसी एमपी ने मुझे बताया। जैसे आपने कहा गंगा जमुना साफ हो गई, साउथ के लोग भी कहते हैं। लेकिन इसको निरंतरता बनाए रखने के लिए जो मैं विश्व पर्यावरण दिवस पे साइकिल से चला, चलेंगे तो दूसरे लोग उसको फॉलो करेंगे। बिल्कुल। और इसमें 2 गज की दूरी भी मेंटेन हो जाती है। बिल्कुल। और पॉल्यूशन भी नहीं होता है। बिल्कुल। तो इस कालखंड के लिए तो साइकिल पे चलना और थोड़े समय और थोड़ी दूर ही जाना हो तो साइकिल पे चलना चाहिए। जैसे 1 किलोमीटर पे सब्जी लानी है तो मैं अनुरोध करूंगा नागरिकों से कि उसमें कार की जरूरत नहीं है, आप साइकिल से चलिए, 2 गज की दूरी भी मेंटेन होगी और आपको दिक्कत भी नहीं है। बिल्कुल। अब एक सवाल मैं आपसे ले रहा हूं। 2014 में जब आप सांसद बने, उसके बाद मंत्री भी बने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आप करीब भी हैं, उनसे आपकी सीधे वार्ता भी होती रहती है। प्रधानमंत्री इतने विशेष क्यों हैं मेघवाल साहब? आवाज नहीं आ रही है। मैं कह रहा हूं कि 2014 में आप सांसद बने, आप मंत्री भी बने, पहले कार्यकाल में भी, दूसरे कार्यकाल में भी। प्रधानमंत्री जी इतने विशेष क्यों हैं? और जाहिर सी बात है कि बीजेपी का हर सांसद उनके साथ कहीं ना कहीं मन के अंदर दबी हुई इच्छा रखता है कि मुझे भी कैबिनेट में जगह मिले और मैं उनके साथ काम करूं। तो इतने विशेष क्यों हैं? इतनी दीवानगी उनके प्रति लोगों के मन में क्यों है? आप इसको कैसे देखते हैं? आपका नजरिया क्या है? क्या खूबियां हैं उनके अंदर? कार्यकर्ता होता है वो सबको प्रसन्न रखते हैं, सबसे काम लेते हैं जी। कोई विशेष वाली बात मुझे नजर नहीं आई। लेकिन मेरा यही कहना है कि प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के इस कालखंड में जो उन्होंने 12 मई 2020 को अपील की है कि भारत को हमें 21वीं सदी का भारत बनाना है, तो सबको लगना पड़ेगा। जो सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यकर्ता है वो भी, जो एग्जीक्यूटिव में काम करते हैं वो भी, जो जुडिशरी में काम करते हैं वो भी, जो मीडिया के क्षेत्र में काम करते हैं वो भी, सबको लगना पड़ेगा, तभी जाकर के 21वीं सदी का भारत बनेगा। की सीमा है, आपको भी 2 बजे कहीं जाना था, तो इस हस्तक्षेप के स्पेशल बुलेटिन को मैं यहीं पे रोक रहा हूं। और जाहिर सी बात है कि आपने जो जानकारियां दी वो बहुत ही उपयोगी हैं, बहुत ही खुले मन से आपने बात किया। सहारा न्यूज़ नेटवर्क के लिए समय निकाला, दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूं। तो ये थे अर्जुन राम मेघवाल जी, जो संसदीय कार्य मंत्री होने के साथ साथ भारी उद्योग मंत्रालय में भी राज्य मंत्री का जिम्मा संभाल रहे हैं। और जैसा कि वित्त राज्य मंत्री भी आप पहले रह चुके हैं, लेकिन अर्जुन राम मेघवाल जी की जो सबसे खास बात यह है कि वो ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं, जो साइकिल से चलते हैं और संसद साइकिल से ही आते जाते हैं। अपने मंत्रालय भी अक्सर वो उनको साइकिल से आते जाते देखा जा सकता है। जाहिर सी बात है कि ज़माने की चकाचौंध में लोग जहां अपने को विशेष बनाने में तुले रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं, ऐसे में कोई एक नेता अपने को बेहद साधारण और साइकिल से चलने की दिशा में लगातार प्रयास करता रहता है, तो उसकी विशेषता आम से अपने आप बेहद खास हो जाती है। तो हस्तक्षेप में हमें दीजिए इजाज़त। रात 8 बजे आज हस्तक्षेप का बुलेटिन देखना न भूलिएगा, क्योंकि आज हम कोरोना को कैसे मात दिया जाए इस पर एक विशेष पेशकश करने वाले हैं। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। सहारा प्रणाम।